देखिए, ये जीओसी है अपने पास। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक चीज ये है इसकी कि आपको थोड़ा सा इसमें रेगुलर ध्यान देना होगा। रेगुलर इन द सेंस कि जो जो चीजें करते चलें, क्योंकि जैसे मान लो एक दिन क्लास ली किसी बच्चे ने, दूसरे दिन नहीं ली, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाली तो समझ में आती रहेंगी, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देती है कई बार। आगे होने से गुड मॉर्निंग। देखिए, है ना, इसलिए सारे बच्चों के लिए है कि इसमें जब तक जीओसी आपकी चले आप कोशिश करिएगा कि रेगुलर रहो, है ना, क्योंकि एक भी दिन अगर आपने मिस कर दिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मिस नहीं करना एक भी दिन। और देखिए, ये जो जीओसी है ये हम लोग 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। वन जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। दूसरी वाली जो है आइसोमेरिज्म है। तीसरा वाला पार्ट इसका आईयूपीएसी है। फोर्थ वाला पार्ट जो है, आप मेरे साथ ना एक रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए और एक रफ कॉपी में उतारते जाइए। इसके बाद आपको कहीं से जीओसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आप कहीं से भी करिए, है ना। जीओसी इधर से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन आप जहां से चाहते हो वहां से लगाइए। जो जो टॉपिक खत्म होते जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो होते रहेंगे। आपके जो भी डाउट आए आप मुझसे डिस्कस करते रहिए, ठीक है। आईयूपीएसी है। और अगला वाला हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। एनालिसिस, है ना। और नेक्स्ट वाला जो है ये रिएजेंट है। अब इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बचता है पता है? जीओसी मेन है। इसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल नेमिंग रिएक्शन कुछ ऐसा रह जाएगा ताकि आप उनको देख सकते हो। अदरवाइज किसी बच्चे की अगर जीओसी बहुत अच्छी है देन डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर ली है। रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड रिएजेंट। एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि इनको हम थोड़ा सा बाद में शुरू करेंगे, आपको इससे भी बेसिक्स पे काम कराते हैं पहले, ठीक है। इस पे आएंगे लेकिन इससे भी पहले थोड़ा सा काम करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट डू वी नो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कौन बच्चा बताएगा व्हाट डू वी नो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो पार्ट नोट कर लो आप लोग, एक रफ कॉपी ले लीजिए। और उसके बाद अभी इस पे बहुत ज्यादा उस पे जाने से पहले आज इसी पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो व्हाट डू वी नो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ study of hydrocarbons and their derivatives. It is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives. Good morning. देखो, ठीक है, ये वाली चीज आपको नोट करनी है, एक बार नोट करिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले आज थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक वर्ड आया है, हाइड्रोकार्बन, और एक है अपना डेरिवेटिव्स।
अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इट इज द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछूं CO2, क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होगा? कौन बच्चा बताएगा? क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये क्या नहीं है? हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब जब हाइड्रोकार्बन नहीं है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उससे बनने वाले कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड। अब अगर हम बात करें, जैसे देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। इसका मतलब हुआ कि कार्बन जो ऑलवेज बनाएगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है अपना। तो चाहे वो फिर सिंगल बॉन्ड के थ्रू बनाए, चाहे फिर वो डबल बॉन्ड के थ्रू अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करे, चाहे फिर वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड कंप्लीट करे। तो आप लोग देखेंगे कि जो ईच कार्बन है वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4। अब यहां पे देखिए ईच कार्बन के 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। तो लाइक दिस कि जो ईच कार्बन होगा हमारे पास, ईच कार्बन जो होगा वो कैसा वाला होगा? यानी कि 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा, चाहे फिर वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू करे, चाहे फिर वो डबल बॉन्ड के थ्रू करे, चाहे फिर वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू करे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए जो ये हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, ये आप जो देख रहे हो, दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स। अब जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके 2 टाइप होते हैं। ये जो अपने पास हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक को तो बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक जो होता है हमारे पास, एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक जो दूसरा वाला होता है वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा वाला कौन सा होता है अपने पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन्स, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन में तो हमेशा होगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहां बात चल रही है कार्बन कार्बन की। तो जो इसके एग्जाम्पल हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, वो एग्जाम्पल्स हम लोग बोलते हैं उसको एल्केन। एग्जाम्पल जो होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के वो होते हैं हमारे पास एल्केन। अब देखिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसके केस में हम ऐसा बोलते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन्स, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे आप लोग सारे बच्चे जानते हो। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन एंड एल्काइन होंगे। जो एल्कीन एंड एल्काइंस हैं इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, अभी एक आध बच्चा कोई नया आया है, थोड़ा सा उसके लिए सारी चीजें बता देते हैं। हम लोग जीओसी कर रहे हैं। जीओसी हमारे पास 5 टाइप्स में हमें पढ़नी है।
लेकिन क्योंकि आज फर्स्ट डे है, कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल बेसिक से बताने की। तो इनमें जाने से पहले जो छोटी मोटी चीजें हैं वो बताई जाएं आपको। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा, ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए हम लोग बिल्कुल छोटे से बात कर रहे थे कि जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। अब यानी कि ये 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा, किसी के साथ शेयरिंग करेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो चाहे फिर वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बना सकता है, चाहे फिर वो डबल बॉन्ड के थ्रू बना सकता है, चाहे फिर वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू बना सकता है। अब देखिए यहां पे बात चल रही थी हाइड्रोकार्बन्स की। तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है उसके लिए हम बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन्स, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल एल्केन। लेकिन जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन्स तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें बात चलती है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की। अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि जो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन था उसके लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला करा रखा है वो अलग है, और अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएं तो उनके लिए अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें देखिए क्या देखते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड होता है, तो वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। मान लीजिए कहीं पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वहां पर जो होता है वो sp2 होता है। मान लीजिए कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर जो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। या कहीं पे मान लीजिए कुछ ऐसा करके आया हुआ है कि यहां कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद यहां कुछ ऐसे, मतलब इस तरीके से 4 बॉन्ड आ चुके हैं, तो वहां पर भी इस केस में भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है। मान लीजिए कहीं सिंगल बॉन्ड है sp3, कहीं पर डबल बॉन्ड है sp2, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन, कहीं पर मान लीजिए 4 बॉन्ड है यानी कि 2 करके कुछ बीच में लिखा आया है, उसके केस में उसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। ये जैसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अपने पास C2H6, C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ये कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। अब इसमें आपसे पूछा जाए, बताइए ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कौन बच्चा बताएगा इसमें ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? कोई बच्चा बताएगा ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा होगा? बताइए ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो अगर हम लोग देखें तो देखिए इसको हम, इसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं, इसको कंडेंस्ड बोलते हैं। देखो किसी बच्चे ने तो टाइप कर दिया, बिल्कुल सही किया है, अरे वेरी गुड। कुलदीप भी है, अरे वेरी गुड, सारे बच्चों ने कर दिया बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब कि जो ईच कार्बन है, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 से घिरा हुआ है, तो यहां पे sp3 ही होगा, है ना। लेकिन हाइड्रोजन की बात की जाए तो ध्यान रखना हाइड्रोजन में कभी भी p ऑर्बिटल होता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1। इसकी वजह से जो हाइड्रोजन हमेशा बनाता है वो s बनाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर उसने क्या किया, आपसे पूछ लिया कि बताओ
CH का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब इसके ऑप्शनली, अब जब इसने ऑप्शन लगाए तो ऑप्शन कुछ ऐसे लिख दिए, तो आप किसको टिक लगा के आओगे। मान लो क्वेश्चन कुछ इसमें से निकाल के उसने कुछ ऐसे रख दिया, तो आप किसको टिक लगाओगे, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या है। निशे, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो एस और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमेशा एस होता है, और जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ये कार्बन है लेकिन इसको सिंगल बॉन्ड के थ्रू उन्होंने बता रखा है, तो इसका जो है sp3 है और इसका जो है एस है, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ हाँ, कल किया था, बिल्कुल सही कह रहे हो। इस तरीके से sp3 और s होगा। अब मान लीजिए हम लोग अगर बात करें इसकी, मतलब आपसे पूछा जाए इसमें C2H4 में ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग देखें, अगर मान लो हमने गलती से ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा और समझाता हूं इसको, वैसे तो हम IUPAC में सीख लेंगे, लेकिन कहीं पर मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिख दिया और एक हाइड्रोजन यहां पे आया, तो आप देखिए इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड हो रहे हैं लेकिन इस कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन को इक्वली डिवाइड करना, सॉरी इस हाइड्रोजन को इन दोनों कार्बन पर इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम लोग इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं, तो भी आप देखिए अब ईच कार्बन का जो बॉन्ड है वो कितना हो गया, ईच कार्बन का जो बॉन्ड है वो केवल और केवल 3 हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। जब गड़बड़ चल रही है तो मान लीजिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना है, तो इसके केस में आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया, मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, sp2। तो आपने देखा ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका भी sp2। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास s ही रहेगा, ध्यान रखना s ऑर्बिटल ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें थोड़ा सा और आपको घुमा करके दे दे, अब आपसे ये पूछ ले कि बताओ इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उस केस में आप देखेंगे ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला होगा, अगर हम इंडिविजुअल एक पार्ट को हटा करके उसने ऐसे करके दे दिया, तो बताओ इसका क्या होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे बच्चों का एकदम से सही जवाब है। तो देखिए इस कार्बन की जो लिंकेज हटा के इसने रख रखी है वो sp2 कार्बन है और हाइड्रोजन का जो होगा वो s होगा, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट वाली बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल C2H2 है, तो देखिए एक कार्बन पे हमने हाइड्रोजन लगा लिया, ऐसे सिमेट्रिक डिवाइड कर लिया। अब हमें दिखा कि एक कार्बन के 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, यानी कि गड़बड़ है, फिर तो इसको 4 होना चाहिए। जब 4 होना चाहिए तो क्या है, हमने एक और लगाया, फिर भी 3 बॉन्ड ने, एक और लगा दिया, अब कितने हो गए यहां पे 4 बॉन्ड हो गए, ईच कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। अब मान लो यहां पे आपसे पूछा जाए कि ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे, जो ये कार्बन है इसका क्या होगा sp, जबकि इस हाइड्रोजन का तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही सेम केस इसमें sp और इसका क्या रहेगा s। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए उसने कुछ ऐसे करके दे दिया आपको, उसने कुछ ऐसे करके दे दिया, इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि बताओ भाई कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो मेरे हिसाब से लगभग सारे बच्चे जानते होंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, समझ रहे हो ना। तो कौन सा वाला आंसर होगा इसमें, बताइए कौन सा वाला होगा इसमें, इस वाले में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताइए।
जब भी किसी बच्चे को लगे कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझे बताएंगे ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है? फिर करेंगे, आपको और बताते रहेंगे कैसे कैसे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट वाला आंसर होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इसका एसपी और ये एस ही रहेगा, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और सीखते हैं इस चीज को। तो हम उन चीजों पे जाने से पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक और सीखते हैं। मान लीजिए कहीं पर हमने कुछ ऐसे किया और ये एमीन आ गया। अब आपसे पूछे कि इसमें ईच एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ईच एटम की बात चल रही है ना, कार्बन की बात नहीं चल रही है। अब यहां पे चल रही है ईच एटम की बात, कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो ईच एटम का बताइए। तो देखिए, अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन का क्या होगा, तो लगभग सारे बच्चे जानते हैं एस होगा, इसका एस होगा। अच्छा, जो नाइट्रोजन है वो कैसा है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये sp3 हुआ। और आप लोग जानते ही हो ये जो है वो sp3 है, ये जो है वो sp3 है। अगर हम ईच एटम का देखने लग गए तो कुछ इस तरीके से होगा। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, मैं समझता हूं शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इसमें आपको ईच एटम का बताना है। मैं एटम को डिफाइन कर देता हूं, 1 2 3 एंड 4। चलिए कौन बच्चा बताएगा? अब आपको ऐसे टिक लगाइए कि 1 का sp3 है या sp2 है या sp है। जल्दी से टाइप करिए। हाँ जी बताइए। बिल्कुल कुलदीप का सही है, बताइए। इसका ईच एटम का बताना है, पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा एंड फोर्थ का क्या होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अरे वेरी गुड, अरे वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए पहले का जो है, नहीं नहीं सारे सारे टाइप करो, अभी सबका टाइप करना। अभी आपने एक का टाइप किया, अभी दूसरे का भी करो, तीसरे का भी करो एंड सो ऑन, फोर्थ का भी करना है। विवेक भी है, बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ क्या होगा। अरे वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये दबा हुआ आ गया, ये छुपा हुआ आ गया कि इसमें कितने बॉन्ड हैं। क्या आपको पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड होता है? तो आप जब देखेंगे तो एक्चुअली में ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब पता है जो नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हो चुका है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ चुके हैं। और ये जो कार्बन है इसका भी sp है, ये जो है उसका sp2 है, ये जो है सॉरी 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 sp3 है, इसका भी sp3 है। तो हमने क्या देखा कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए sp है, और ये भी sp है, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए sp3 है, ये sp3 है। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एक चीज और, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि ईच एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा। ईच एटम की बात चल रही है यहां पे, है ना, ABCD। ईच एटम का इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम ट्रिपल बॉन्ड को, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मन्नू, कि जब हम लोग सिंगल बॉन्ड आ रहा है एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, है ना, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये सिंगल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसको प्रायोरिटी जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड को। हाँ नहीं, कार्बन का बॉन्ड जो देखते हैं, अब देखो वंशिका देखो, एक्चुअली में इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो कुछ ऐसे है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो कुछ ऐसे है, ध्यान रखना। अब आप देखो वंशिका इसमें कि जो ये कार्बन है इसको हमें इसके साथ देखना है, ये सिंगल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी जाएगी। अब ये यहां पे sp हो गया, ये sp हो गया। अब ये कार्बन की बारी आई तो ये कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका फोकस यहां से करिए, इसके 4 बॉन्ड यहां से हो रहे हैं तो इसका sp3 होगा, है ना। इस तरीके से करना है ना। कुछ समझ में आई बात? अब देखो कुछ बच्चे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, तो बताइए मुझे।
अब देखिए जो ए है उसका एस है, और देखिए जो बी है, क्योंकि ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल होते हैं इसलिए sp3 है, और देखो ये जो सी है उसका sp3 है, और डी है उसका sp3 है। क्या आप लोगों को समझ में आया नहीं आया बताओ? अरे वेरी गुड, कुलदीप का आंसर सही है, सोनाली का आंसर सही है। ओहो हो, सोनाली ने sp3 कर दिया, पता नहीं एस है, ये तो एस है, दिस इज द एस sp3। अब हम आईयूपीएसी नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं, आईयूपीएसी नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल और केवल सिंपल नोटेशन दे रहे हैं किस तरीके से। जब मैं आपको आईयूपीएसी सिखाऊंगा तो वहां पे थोड़ा सा और हिंट दे दूंगा, वो अलग केस है। हाँ, हाइड्रोजन का एस होगा। अब देखिए ये चल रही थी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब मैं दूसरी बात सिखाऊंगा आपको, फॉर्मल चार्ज वाली बात। अब जो दूसरा टॉपिक है इसी में, जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको एक बार दोबारा थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ध्यान रखिएगा, जुड़े रहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जीओसी को, मतलब 5 टाइप्स में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा बेसिक्स चल रहा है। बेसिक्स में हम लोगों ने इनको पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। बेसिक्स में जाने पर हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं हम लोग, 2 टाइप के होते हैं। यहां से आया ये हाइब्रिडाइजेशन एक पॉइंट हो गया हमारा, जो कि बिल्कुल बेसिक है, ध्यान रखना। उस पे जाने से पहले मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वाली चीज, दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसमें वो फॉर्मल चार्ज है, ध्यान रखना, दैट इज द फॉर्मल चार्ज। जो हमारा सेकंड टॉपिक है। अब जैसे ही मैंने फॉर्मल चार्ज लिखा, एक आध बच्चे को लगा कि ये तो हमें आता है। कैसे आता है? क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर रखा है। ऐसा लगा किसी बच्चे को? बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो, लेकिन जो आपने कर रखा है, हमने कर रखा है, वो एक्चुअली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा अलग चला जाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा अलग चला जाता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा लगा सकते हो दोनों के एक कॉन्सेप्ट को, लेकिन वहां आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना करते हुए सिंपल चीजें बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए अब जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है, सर फॉर्मल चार्ज तो बता देते, होता क्या है? तो देखिए, फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है जस्ट एक फॉर्मेलिटी करना कि भाई जो नेगेटिव या पॉजिटिव किसी पे प्रेजेंट है तो बताइए किस एटम पे प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। किसी भी कारणवश किसी पे पॉजिटिव आ जाता है, किसी भी कारणवश किसी पे नेगेटिव आ जाता है, तो जो चार्ज अवेलेबल होगा किसी एटम पर, वो किस एटम पर प्रेजेंट है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा और आपको एक रिकैप कराना चाह रहा हूं यहां पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने कैसे फॉर्मल चार्ज निकाला था, क्या किसी बच्चे को याद है? अगर याद है आप लोगों को तो टाइप करिए, ठीक है। जिस जिस बच्चे को याद है टाइप करिए जरा। चलिए पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद ऑर्गेनिक में आता हूं। चलिए टाइप करिए एक बार, कौन बच्चा बताएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने कैसे किया था? देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? हेलो, कहां गए सारे बच्चे? हाँ जी, टाइप कर रहे हो? करो करो करो। कोई बच्चा टाइप कर रहा है क्या? भूल गए क्या? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखो, अभी किसी बच्चे ने टाइप नहीं किया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
अरे वेरी गुड। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बता रहा हूं आपको। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अंदर आपने बताया फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन minus number of unshared electron minus 1/2 into number of shared electron। बिल्कुल आप लोगों को सही याद है, into number of shared electron। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता था। ये एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला कैसे है? टोटल चार्ज। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मान लीजिए हमें जल्दी से निकालना है तो दूसरा फॉर्मूला ये भी होता था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। बिल्कुल मन्नू को याद है, ऐसे याद करते रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपसे कोई पूछे कि इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो देखिए इस पर जो टोटल चार्ज है वो -3 है, डिवाइडेड बाय सराउंडिंग एटम 4 है, तो आप आसानी से लगा सकते हो। ये वाला जो फॉर्मूला है ध्यान रखना स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, जहां पर स्ट्रक्चर यूज होती हैं, और ये वाला मॉलिक्यूल पे यूज होता है जहां पर मॉलिक्यूल होता है। तीसरी वाली बात ये है इसमें, मान लीजिए आपको कोई स्ट्रक्चर दे रखी है फॉर्मल चार्ज की, ओजोन की ले लेते हैं, ओजोन का ले लेते हैं। अब ये ऑर्गेनिक में जाएंगे, एक बार आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिकैप करा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वाली चीज है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसमें फॉर्मल चार्ज क्या होगा। ये इनऑर्गेनिक है, आप लोग देख रहे हो यहां पर ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, तो सारा की सारा इनऑर्गेनिक है। तो जब इनऑर्गेनिक है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज 1 एटम का निकालें मान लीजिए, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास? 6, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6। ठीक है, अब माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं जो शेयरिंग में नहीं जा रहे, 1 2 3 4 5 6 है, माइनस 1/2 इनटू, अब देखो आप लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में देखोगे इस ऑक्सीजन के केस में तो ये 1 और 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता ही है, तो यहां हो गया 1, मतलब ये कुछ ऐसे हो गया 6 - 7 = -1, यानी कि इस ऑक्सीजन एटम पर -1 एज ए फॉर्मल चार्ज है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम 2 की, तो यहां देखिए 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं 1 और 2, -1/2 इनटू, अब इसको आप हर जगह से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों तरफ से देखना है आपको। ठीक है, तो कितने हैं इसमें? 6। अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 हो गया, मतलब ये 6 - 5 = +1 है। अब अगर हम लोग बात करें फॉर्मल चार्ज 3 की, तो फॉर्मल चार्ज 3 की बात करें अगर हम लोग, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, -1/2 इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें 1 2 3 4 है, तो यहां पे 6 - 6 = 0 हो जाएगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को अगर हम RS स्ट्रक्चर देखें और पॉसिबली फॉर्मल चार्ज देखें, तो आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा है कि किस पे प्लस होना है, किस पे माइनस होना है। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस तरीके से आंसर करना। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे जल्दी से करेंगे, क्योंकि वहां तो स्ट्रक्चर होंगी। देखा, अब हमने क्या सीखा, मैंने आपसे पहले ही कमिटमेंट कर चुका हूं मैं कि जिस बच्चे को ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती है, इस क्लास को जरूर लीजिए और क्लास को कंप्लीट करिए, और कुछ दिनों बाद देखिए कि कितना इंप्रूवमेंट आपके केस में होता है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, अब क्योंकि हम लोग
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला लगाइएगा, जिससे क्या होगा, आपका जल्दी से कैलकुलेशन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बन इस तरीके से लिखा हुआ है, एक इस तरीके से लिखा हुआ है, और एक इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मल चार्ज बताइए 1 2 3 में, तो क्या फॉर्मल चार्ज होगा, जरा एक बार बताइए। अब किसकी बात चल रही है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है। तो बताइए फॉर्मल चार्ज 1 2 3 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। फॉर्मल चार्ज 1 2 3 के लिए क्या होगा। आवाज चली जाए तो बता देना। पता लगा बिना आवाज की पढ़ाते रहे। हर क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। बस आप लोग जवाब देते रहें, जिससे थोड़ा सा रिदम बना रहे अपन दोनों लोगों का। ठीक है, दोनों इन द सेंस जितने बच्चे अपनी क्लास में हैं। हाँ, अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा और कर लीजिए आप लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड प्लस डॉट। इसका एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वैलिड होगा। ये जो होगा, हाँ, ये वैलिड जो होगा वो इस तरीके से, एक बार नोट करिए। हाँ, अब देखिए इस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सारे बच्चे जानते हैं 4 है, माइनस इसमें बॉन्ड कितने, 1 2 3 बॉन्ड ने, इसमें डॉट कितनी है, 0, तो इसका कितना लगाएंगे, +1। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 - 3 = 1 या +1। इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन पर जो फॉर्मल चार्ज है वो +1 होगा। अब बताइए इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा दूसरे वाले का। एक्सपीरियंस क्या हो गया मन्नू, एक्सपीरियंस कर लिया है। हाँ भाई, नो नहीं, 0 आ गया, अरे वेरी गुड। देखो, तो अगर हम लोग दूसरे वाले का करने वाले हैं, निशेष नहीं दिख रहा है यार, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग इस वाले का। ये टोटल बॉन्ड 1 2 3 प्लस डॉट कितना है, 1, इसमें डॉट कितना है, 1। तो आपने देखा हम इसको कैसे करेंगे, 4 - 4 = 0। यानी कि जो इस पे फॉर्मल चार्ज होने वाला है कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। मुन्नी नहीं है वो, मन्नू है। अच्छा, अब देखो इसका कितना होगा फॉर्मल चार्ज। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास, 4 है, माइनस इसमें जो बॉन्ड है वो 3 है, प्लस जो डॉट है वो 2 है, = 4 - 5 = -1। तो जो इसका फॉर्मल चार्ज है वो -1 है। बिल्कुल सारे बच्चों का आंसर सही है। वंश का प्रतीक कहां गए, चले जा चुके हैं क्या, मानवी वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब हेलो, हाँ कल करते हैं, लेकिन अभी 1 2 क्वेश्चन, अब कुछ ज्यादा नहीं करा रहे हैं, फॉर्मल चार्ज पे प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी, क्योंकि आज अभी रह जाएगा फिर ये। ठीक है, अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया तो ये रह जाएगा। चलो अब आप बताओ फॉर्मल चार्ज सल्फर पे कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, जल्दी से बताएं फटाफट टाइप करके, क्योंकि अभी आपकी आवाज भी जाने वाली है हमारी। 5 मिनट लगेंगे बस, ओनली 5 मिनट्स। कोई बच्चा भागना मत, भागने की जल्दी रहती है आप लोगों को फिर।
हाँ भाई, जल्दी करो, जल्दी करो, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। -1, -1, मन्नू ने आंसर दिया है -1। देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना होगा? तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें सल्फर के केस में फॉर्मल चार्ज की, तो ध्यान रखिएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस टोटल बॉन्ड 1 है, प्लस डॉट कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया बच्चों इसमें 6 - 7 = -1, यानी कि सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर -1 होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें NH4 में N का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, NH4 में N का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो बताओ इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताएं, चलो जल्दी से बताएं फटाफट। कोई बच्चा आंसर दे रहा है? जल्दी बताएं। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मल चार्ज। ठीक है, जल्दी से बताइए। 1 + 1 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल से सही है। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, माइनस ये टोटल जो बॉन्ड लग रहे हैं 1 2 3 4 लग रहे हैं, और डॉट जो है वो 0 है। तो ध्यान रखिएगा 5 - 4 = 1, यानी कि इस पर +1 एज ए फॉर्मल चार्ज होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास कहीं पर यह लिखा हुआ है, अब बताइए इसमें ब्रोमीन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा? व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ब्रोमीन? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ब्रोमीन? बताएं, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ब्रोमीन? जल्दी से बताएं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ब्रोमीन क्या होगा? 0। देख लेते हैं, जो ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, माइनस इसमें जो बॉन्ड है 1 2, टोटल बॉन्ड 2 है, प्लस 1 2 3 4 5। तो इसके केस में अगर हम बात करें 1 अच्छा 2 3 4 5, ठीक है, ये डॉट लगी हुई हैं 6 7, ठीक है, इसमें आ गया। तो कितना होगा अपने पास? 0। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। टोटल बॉन्ड कितने हैं अपने पास? अच्छा बताओ कि इसमें एक मैंने ज्यादा ले रखा लग रहा है। चलो अब बताना, अब कितने होंगे? अब कितने होंगे, कौन बच्चा बताएगा? अब इस समय इसका कितना होगा फॉर्मल चार्ज? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उस समय 0 होगा, लेकिन अगर इस समय ले लिया जाए तो फॉर्मल चार्ज इसका बताना, इस समय क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? इस समय इसका फॉर्मल चार्ज क्या रहता होगा? +1, है ना? तो आपने देखा कंडीशन लगा करके, कुछ भी कंडीशन दे रखी है आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि +1 होगा। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले को देखना है। -1 कौन कह रहा है? +1 कह रहे हो ना सारे? -1 कह दिया। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस टोटल बॉन्ड हमारे पास 2 प्लस ये कितने 4 डॉट हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 7 - 6 = कितना आएगा? +1। तो कहने का मतलब 0 तो इसका नहीं होगा या माइनस नहीं होगा, इस समय नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपने देखा हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए आज, कौन कौन से? हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब आपका टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट मिलते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।